फ्रेंड्स ये क्लास 4th की एनसीईआरटी की रिमझिम की बुक है। आपको जैसा कि पता है ना 5 से 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं पीआरटी में, तो आप इतने कम टाइम में सिर्फ सुन के चले जाइए, आपका कुछ ना कुछ तो लॉजिक वहां पे लग ही जाएगा। अब यहाँ पे पहला चैप्टर है मन के भोले भाले बादल। यहाँ पे बादल के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे आप केवल कीवर्ड को देखिए। कीवर्ड क्या है? झब्बर, बाल, बाल कैसे हैं बादल, बादल के झब्बर झब्बर, और बादल के गाल कैसे हैं? गुब्बारे जैसे हैं। और बादल क्या करता है? आसमान में झूम झूम कर काले काले बादल, मतलब कि आसमान में दौड़ लगाता है। और क्या करते हैं? तोंद किसकी जैसी है? जोकर जैसी है। सूंड हाथी जैसी है। देखिए बादल की विशेषता बताएगी। सूंड हाथी जैसी है, ऊंट जैसे ऊबड़ है, परियों जैसे पंख हैं। ठीक है, ये सब आपको ट्रिक बता रही हूँ कि इस ये अगर लाइन दिखे ना तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ लगा देना कि मन के भोले भाले बादल वाली पार्ट का नाम है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे कुछ तो लगते हैं तूफानी, तो आप यहाँ पे सिर्फ याद कर लीजिए तूफानी, शैतानी और अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। तो यहाँ पे सिर्फ आप याद कर लीजिए तूफानी, शैतानी और पानी। ठीक है, चुपके से ढोल बजाते भी आप याद कर लीजिए कि हाँ ढोल बजाते हैं बादल। ठीक है, अब यहाँ पे छत पे आ जाते हैं ना कभी कभी बादल, तो छत पर आ जाते हैं और कभी कभी उड़ जाते हैं, और लेकिन जब कभी जिद कर लेते हैं तो नदी नाले भी बह जाते हैं, नदी नाले भर जाते हैं। तो बस आप इतना याद कर लीजिए, आपके लिए ट्रिक का काम करेगा कि मन के भोले भाले बादल की ये कविता है, पाठ का नाम यही है। चैप्टर है ना, इसका नाम जैसा सवाल वैसा जवाब। अब इसमें कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं आप जान लीजिए। बादशाह अकबर होते हैं, बीरबल होते हैं, और वहाँ पे एक दरबारी ख्वाजा होते हैं। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान होता है, जिस वजह से दरबारी ख्वाजा उससे बहुत चिढ़ता रहता है। तो दरबारी ख्वाजा क्या करता है? दरबारी ख्वाजा जो है राजा अकबर को 3 तरह के सवाल पूछने के लिए मनाता है कि आप बीरबल से 3 तरह के सवाल पूछिए, अगर ये इसका जवाब दे देता है तो ये वाकई में बहुत बुद्धिमान होगा, अन्यथा ये बुद्धिमान नहीं होगा। तो उसमें से पहला क्वेश्चन पूछवाता है कि संसार का केंद्र कहाँ है? तो बीरबल तुरंत एक डंडा लिया होता है और जमीन पर रख करके बोलता है कि संसार का केंद्र बिंदु यही है, आप चारों तरफ से नाप के देख लो, आपको हर जगह से यही स्थान बीचों बीच मिलेगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि आकाश में कितने तारे हैं? और ये पूछता कौन है? अकबर पूछता है। अकबर इसलिए पूछता है क्योंकि उससे दरबारी ख्वाजा पूछवाता है। ठीक है, तो आकाश में कितने तारे हैं, इसका जवाब जो है बीरबल देता है। बीरबल बोलता है इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है ना, आकाश में उतने ही तारे हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन जो होता है ना, वो होता है कि संसार में कितनी जनसंख्या है ये बताओ। तो बीरबल बोलता है कि जहाँ पर ना संसार की जो आबादी है ना वो घटती बढ़ती रहती है, मरना जीना लगा रहता है, इसलिए आप सब लोगों को अगर एक जगह इकट्ठा कर दोगे ना तो मैं गिन के बता दूंगा। तो जो है बीरबल जो है ये सारे जवाब दे देता है, तो बादशाह जो है वो क्या करता है? वो संतुष्ट हो जाता है। लेकिन जो ख्वाजा को अच्छा नहीं लगता, क्या ख्वाजा बोलता है कि गोल मोल ना घुमाओ, सही सही जवाब दो। तो बीरबल बोलता है कि अगर पहले मेरे जवाब को गलत साबित करके तो दिखाओ, बस यही इतनी सी कहानी थी। और इसमें से अगर आपको पात्र पूछे ना तो आप बता देना कि बीरबल और बादशाह अकबर और कौन था? और था ख्वाजा। ठीक है, और ये कहानी का सार था। आई होप कि आपको हेल्पफुल होगा। किरमिच की गेंद में क्या होता है कि गर्मी की छुट्टी रहती है और दिनेश के घर के बगीचे में एक बॉल आकर के गिर जाती है। वो दौड़ा दौड़ा भागा जाता है और बॉल देखता है, आसपास कोई नहीं दिखाई देता कि ये बॉल किसकी है। तो वो अपने दोस्तों को बुलाता है। दोस्त का नाम याद कर लीजिए, सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक और खुद दिनेश। ये सब आपस में दोस्त रहते हैं। तो ये सब आपस में झगड़ने लगते हैं कि ये बॉल मेरी है, ये बॉल मेरी है, क्योंकि दिनेश पूछता है किसकी बॉल है, तो कोई कहता है कि मैं अपने पापा से बुलवा दूंगा कि ये बॉल मेरी है, कोई कहता है मैं अपने भैया से बुलवा दूंगा, कोई कहता है बॉल दिखाओ तो मैं निशान बता दूं कि ये बॉल मेरी है। तो यही सब होता रहता है। फिर आपस में तय होता है कि चलो हम लोग बॉल खेलते हैं। तो वो लोग बॉल खेलने लगते हैं, गेंद को खेलने लगते हैं। गेंद को खेलते खेलते क्या होता है, गेंद फुदक के चली जाती है एक स्कूटी में चली जाती है, और स्कूटी की जो होता है ना जहाँ पे रखा जाता है सामान, उसमें जाकर के फंस जाती है और स्कूटी चली जाती है, और सभी लोग गेंद देखते रहते हैं और आपस में हंसने लगते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो पात्र के नाम है, आप ये पात्र के नाम देख लीजिए। दिनेश, सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, और बगीचा रहता है, स्कूटर रहता है, और दिनेश की मम्मी बुलाती रहती है कि अरे मत जाओ दोपहर है, लेकिन दिनेश चला जाता है। बस इतनी सी बात होती है। ला के मुझे दे, ये एक टॉपिक है यूनिट 4 का, क्लास 4 का। तो इसमें देखिए कुछ कविता है, ये आपको कविता देकर के पूछ लेगा इस कविता का शीर्षक क्या है। तो इसमें है शीर्षक है कोई ला के मुझे दे। तो आप इस कविता को याद करने के बजाय ना कुछ आप इसके कीवर्ड्स याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप कीवर्ड्स क्या याद करेंगे आप पहली लाइन के फूल याद कर लीजिए, खट्टे मीठे फल, बांसुरी और जमुना जल। तो ये आपकी पहला पैराग्राफ हो गया। ठीक है, और दूसरे में क्या आप याद कर लीजिए, सोना दिन। ठीक है, सोना दिन और रात, गीत, बात, इस तरह की दूसरी लाइनें याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस इतना सोच लीजिए कि जिसमें छाता, छांव, धूप की घड़ी, ठीक है, बादल का कोट, दूब की छड़ी, जो दूब की छड़ी होती है वो ना। तो इस टाइप की चीजें किस वाले टॉपिक में थी? कोई लाके मुझे दे वाले टॉपिक में थी। ठीक है, अब जैसे एक छुट्टी वाला दिन था, अच्छी किताब मिल जाए, मीठा सा सवाल, नन्हा जवाब। तो ये सब क्या था? ये सब किसमें था? कोई लाके मुझे दे में। ठीक है, इसको
एक बच्चा अपने पापा के बारे में बताता है कि पापा से जब क्वेश्चन पूछा जाता था कि तुम बड़े होकर के क्या बनोगे, तो पापा के पास हमेशा जवाब तैयार रहता था। पापा कभी-कभी बोलते थे कि मैं चौकीदार बनूँगा, वो चौकीदार को देखे तो चौकीदार बनूँगा। क्यों? क्योंकि चौकीदार रात में अकेले घूमता था, अपने मन की करता था और चिल्लाता था, तो कोई कुछ नहीं कहता था। तो वो कुछ दिन तक चौकीदार बनना चाहते थे। फिर उन्होंने आइसक्रीम वाले को देखा, तो आइसक्रीम वाले को देख कर के बोला कि मैं आइसक्रीम वाला बनूँगा, क्योंकि आइसक्रीम खाऊँगा भी और बच्चों को फ्री में आइसक्रीम बाँटूँगा। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने ट्रेन के मतलब स्टेशन पे देखा कि एक आदमी जो है ट्रेन की पटरियों पे इधर-उधर कर रहा है और पटरियाँ साफ़ कर रहा है और ट्रेन साफ़ कर रहा है, तो उसके इंजन बदल रहा है। तो वो सोचा कि मैं ये शंट उसको शंटिंग करने वाले बोलते हैं, शंटिंग करने वाला ही बनूँगा। फिर कुछ दिन तक शंटिंग करने वाला बनने की सोचा। फिर उसके बाद उन्होंने वायुयान चालक बनने के लिए सोचा, फिर अभिनेता बनने के लिए सोचा, फिर जहाजी बनने के लिए जो जहाज चलाते हैं ना पानी वाली, उसके बनने के लिए सोचा। फिर उन्होंने सोचा कि चरवाहा बनेंगे तो गायों को चराएँगे। फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, रहने दो, अब मैं कुत्ता बन जाता हूँ। ठीक है, कुत्ता इसलिए बनूँगा क्योंकि मुझे कान के पीछे खुजलाने में बहुत दिन तक आदमी बन कर के थक गया हूँ, तो वो कुत्ता बनना चाहते थे और कान को खुजलाना चाहते थे। तो कान को खुजलाने लगे पैर से, तो पैर से कान खुजलता नहीं, तो वो कुत्ते के पास बैठ गए। तो एक फ़ौजी आ रहा था, फ़ौजी बोला कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोले कि मैं बहुत दिन तक इंसान बन के रह गया और मुझे अब कुत्ता बनना है। तो वो बोले तुम्हें पता भी है इंसान क्या होता है? तो वो बोला, मतलब कि उसके पापा बोले कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तो वो बोले कि फ़ौजी बोला कि तुम खुद सोच लो ना इंसान क्या होते हैं। तो फिर कुछ दिन बाद वो उसको सब समझ में आ गया कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। देखिए, इसी कहानी में पापा जब बच्चे थे वाली कहानी में एक छोटी सी कविता आती है उलझन टाइप की, ठीक है। तो उलझन उसका टॉपिक होता है। उसमें आपको सिर्फ इतना याद करना है कि पापा डॉक्टर मुझे बनाना चाहते थे, माँ इंजीनियर, भैया कंप्यूटर, चाचा प्रोफेसर, चाची अफसर, दादी कलेक्टर, बाबा फौज में जाने के लिए कह रहे थे और दादी कहती थी अपना उद्योग लगाओ। और सब लोग की अलग अलग इच्छा थी, पर मेरी कोई उलझन समझ नहीं रहा था। तो इस सब टॉपिक का नाम उलझन था, ठीक है। आप इसको एक सब टॉपिक भी कह सकते हैं और इसको आप कविता भी कह सकते हैं। जब बच्चे थे वाला पार्ट था ना, तो उसी में एक टॉपिक आता है एक साथ तीन सुख। एक साथ तीन सुख, इसमें क्या होता है कि तीन दोस्त होते हैं, उनको कहीं एक सिक्का मिलता है, तो उसमें से तीन दोस्त रहते हैं। तो एक दोस्त को मिठाई खाने का मन रहता है, एक दोस्त कहता है मुझे एक से ज़्यादा मिठाई चाहिए, तो एक तीसरा दोस्त कहता है कि मुझे प्यास लगी है। तो ये आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं कि क्या लूँ इस सिक्के से जो पाया हूँ। तो एक बुरा जाता रहता है, बुरा उपाय बताता है कि तुम अंगूर ले लो, अंगूर मीठे भी होते हैं, ढेर सारे भी होते हैं, इससे आपकी प्यास भी बुझती है। तो इस कहानी से ये मिलता है कि जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो ठीक है, अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे कि तीन दोस्त थे या मिठाई या अंगूर इस तरह की किसमें थे, तो आप बता देना एक साथ तीन सुख ये मिले, या फिर अगर ऑप्शन में आपको मिले कि पापा जब बच्चे थे, तो आप वो लगा देना, क्योंकि इसी पार्ट में ये दिया गया है। की पोशाक, दोस्त की पोशाक जो ये चैप्टर है, इसमें एक कैरेक्टर का नाम होता है नसीरुद्दीन और एक कैरेक्टर का नाम होता है जमाल साहब, ठीक है। जमाल साहब और नसीरुद्दीन बहुत ही दिनों बाद आपस में मिलते हैं। तो नसीरुद्दीन और जमाल साहब जो है आपस में बातें करते हैं। उसके बाद जो है जमाल साहब से नसीरुद्दीन बोलते हैं कि चलो सबसे मिलाते हैं। तो नसीरुद्दीन जो है से जमाल साहब बोलते हैं कि यार मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। तो नसीरुद्दीन खूब सुंदर सी अचकन ले आकर के देते हैं। अचकन ये आप लोग देख लीजिए, ये कैसी है इनकी अचकन, ये अचकन है। तो ये बहुत सुंदर सी अचकन ला करके देते हैं, बोलते हैं कि चलो इसको पहन के चलते हैं। तो पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, तो पहले पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, तो नसीरुद्दीन जो है जमाल साहब का परिचय करवाते हुए कहते हैं कि ये जमाल साहब है, ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, इन्होंने जो अचकन पहनी है वो मेरी है। तो अपने पड़ोसी से कहते हैं। तब फिर उसके बाद जब वो वापस लौटते हैं, तो जमाल साहब बहुत गुस्सा जाते हैं, बोलते हैं नसीरुद्दीन तुमने ये क्यों बताया कि ये तुम्हारी है। तो नसीरुद्दीन कहते हैं कि ठीक है माफ करना फ्रेंड, मैं नहीं बताऊंगा। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन जमाल साहब को लेकर के हुसैन साहब के यहाँ जाता है। हुसैन साहब के यहाँ जाता है, तो वो बोलता है हुसैन से जमाल साहब का परिचय कराते हुए कि ये जमाल साहब है, ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और इन्होंने जो अभी अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो फिर उसके बाद फिर जब वो हुसैन के घर से वापस आते हैं ना, तो फिर जमाल साहब फिर गुस्सा हो जाते हैं। फिर नसीरुद्दीन जो है उससे कहते हैं कि तुमको क्या बताने की जरूरत थी कि ये मेरी अपनी है, तुमको चुप नहीं रहना है, तुमको चुप रहना है ना, तुम चुप रहो, इसके बारे में बात करने की जरूरत ही क्या है। तो ठीक है, फिर नसीरुद्दीन कहते हैं ठीक है माफ करना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है मुझे चुप रहना है। तो नसीरुद्दीन एक अन्य पड़ोसी के घर लेके गया जमाल साहब को, और उनका परिचय जमाल साहब का परिचय करवाते हुए कह रहा है कि ये जमाल साहब बहुत पुराने मित्र हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में तो मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। बस इतना ही इस कहानी का सार था, ठीक है। अब आपसे कोई इस कहानी का पात्र पूछे ना, तो आप बोल देना नसीरुद्दीन, जमाल साहब और अचकन थी और पड़ोसी थे हुसैन और एक अन्य पड़ोसी, मतलब दो पड़ोसी थे, हुसैन थे और ऐसा अचकन के बारे में कहा कि वह अचकन मेरी है, वह अचकन उनकी अपनी है और उसके बारे में, इस अचकन के बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। तो कौन सी कहानी का नाम है? तो दोस्त की पोशाक, ठीक है। पोशाक है ना, इसमें एक छोटी सी कहानी दी गई हुई है, नसीरुद्दीन का निशाना। नसीरुद्दीन जो है अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारते होते हैं और गप्पे में बोलते हैं कि मैं निशाने बहुत अच्छे लगाता हूँ। तो एक दोस्त जो है ना तीर और धनुष खरीद कर लेके आता है और बोलता है कि चलो अब निशाने लगा के दिखाओ। तो नसीरुद्दीन क्या करते हैं, एक तीर मारते हैं तो वो सही निशाने पे नहीं जाता। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये ऐसी तीर कौन लगाता है, काजी लगाता है इस तरह से तीर। फिर उसके बाद फिर दूसरी बार जो है तीर मारते हैं तो फिर वो भी तीर सही निशाने पे नहीं लगाता। तो वो बोलते हैं कि ऐसी तीर जो है सेनापति मारता है। तो फिर सब लोग हंसने लगते हैं उसके दोस्त की, अरे वाह अब किसके बहाने बनाओगे।
अब किसका बहाना बनाओगे? तीसरी बार जो है तीर मारते हैं तो वो सही जगह पे लग जाता है। तो नसीरुद्दीन कहते हैं देखा मैं बहुत बड़ा तीरंदाज हूँ। तो यही एक कहानी रहती है। इस कहानी का नाम रहता है नसीरुद्दीन का निशाना। और इसमें कौन कौन से पात्र रहते हैं? पात्र का नाम बोलता है काजी, सेनापति और तीरंदाजी के लिए जो तीर बाण ये सब। यूनिट 6 है जिसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। अब इसमें कविता है नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। ठीक है, भैया मेरे जल्दी आओ तो याद करके रखना, हर लाइन में भैया मेरे जल्दी आओ है। ठीक है, वह देखो पानी आया गिर गिर कर बादल छाया, 7 समुंदर भर लाया। ठीक है, पानी आया बादल छाया 7 समुंदर भर लाया। ठीक, ये आपको याद रखना है। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। बस इतना आपको याद रखना है कि पानी बहुत बरसेगा, बहुत ज्यादा गली भर जाएगी और नदी घर में हो जाएगी। ठीक है, और गुल्लक भारी अपना खोलो अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। ठीक है, गुल्लक की बात पैसे की बात कहाँ होती है? कौन सी कहानी में होती है? नाव बनाओ वाली कहानी में होती है। और बार बार क्या बोलती है? भैया मेरे जल्दी आओ भैया मेरे जल्दी आओ। ठीक है, और ये कहती है कि ले आओ कागज चमकीला। आप देखिए नाव बनाने के लिए चमकीला कागज चाहिए ना, रंग बिरंगा कागज। तो इसको आप ध्यान में रखना। नाव बनाने के लिए आपको कैंची चाहिए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना कि अगर कैंची किसी शब्द में आए, कागज चमकीला आए, तो आप इससे क्या बनाओगे? नाव बनाओगे। ठीक है, छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदों, लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गड़ती। ठीक है, बस इतना आप थोड़ा सा ये अलग है छप छप कर। हाँ, आप छप छप खेलोगे भी तो पानी में कैसे खेलोगे? छप छप खेलोगे, बूंदों लहर। तो ये आप क्या रखोगे? इसको आप क्या रखोगे यार? नाव बनाओ। देखिए यहाँ पे और सबसे मेन क्या इंपॉर्टेंट लाइन है भैया मेरे जल्दी आओ जल्दी आओ। तो आई होप कि आपको ये मदद करेगा। और यहाँ पे क्या कहते हैं? मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस है आलस का। ठीक है, बस इतना थोड़ा सा अलग है इसका। क्या अलग है? क्या कहते हैं? मेरे बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का। मतलब बस की बात कहेगी, मेरे बस का नहीं है, मतलब मैं नहीं बना पाऊंगा ये जो नाव है। तो ये कौन से पार्ट का हो गया? नाव बनाओ। आप वहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिएगा। बहुत ध्यान से देखिए। कागज चमकीला हुआ। ठीक है, एक लाइन कागज चमकीला हो गया, एक लाइन गुल्लक हो गया, यहाँ पे पानी खूब बढ़ेगा, लंबी चौड़ी गली हो गई, और यहाँ पे हो गया बादल छाया, 7 समुंदर की बात कही है ये। तो ये कौन से हो गया? ये हो गया नाव बनाओ का हिसाब। इसमें क्या होता है? एक राजा रहते हैं और जो बहुत ही ज्यादा मतलब कि हजारों रुपए खर्च कर देते हैं सिर्फ अपनी शान शौकत पर, और लेकिन मुट्ठी भर भी नहीं खर्च कर देते दान देने में। वो बहुत ही कंजूस रहते हैं उस मामले में। ठीक है, तो उनके शासनकाल में क्या होता है कि अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ता है तो लोग जो गरीब आते हैं उनसे मदद मांगने, बोलते हैं राजा जी बस 10,000 रुपए दे दीजिए, हम लोग एक टाइम का ही खा के रह जाएंगे। तो राजा बोलते हैं चले जाओ यहाँ से, तुम लोग की आज तुम लोग के यहाँ अकाल पड़ा है, कल कुछ और पड़ेगा, कल कुछ और समस्या होगी, तो मैं तो भिखारी हो जाऊंगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक बूढ़ा सन्यासी राजा के महल में आता है, बोलता है कि हे राजन मुझे भिक्षा दीजिए। तो राजा बोलता है कि ठीक है क्या भिक्षा चाहिए? तो बूढ़ा सन्यासी बोलता है कि मेरा भिक्षा लेने का कुछ तरीका अलग है, अगर उस तरीके से भिक्षा दोगे तभी मैं लूंगा। तो राजा बोलता है ठीक है बोलिए, मैं आपको वचन देता हूँ। तो राजा ने वचन दे दिया, अब तो भिक्षा देनी पड़ेगी। तो सन्यासी बोलता है कि मैं एक दिन एक रुपए लूंगा, और दूसरे दिन उसका दुगना लूंगा, फिर तीसरे दिन उसका दुगना लूंगा। मतलब तीसरे दिन कितना लेंगे? दो दूनी 4 रुपए लेंगे, और इसी तरह से करके उसका एक दिन का दुगना लेते जाऊंगा। तो अब क्या हुआ कि अब इस तरह से करते करते 20वें दिन तक उनका भंडार खाली होने को आ गया। तो राज भंडारी जो है वो परेशान हो गया कि अब तो राजा को बताना पड़ेगा कि आपका राजकोष एकदम खाली होता जा रहा है, क्योंकि भाई पर डे का दुगना उसका दुगना जा रहा है। तो फिर ये बात राज भंडारी ने मंत्री महाशय को बताया। मंत्री महाशय ने राजा को बताया। राजा एकदम सिर पे हाथ रख लिया, बोला क्या करूं? वो जो है सन्यासी के पास जाता है, बोलता है सन्यासी महाराज मुझे छोड़ दें, मुझे माफ करें, मुझ पर कृपा करें, मुझे वचन से मुक्त करें, मैं इतना नहीं दे पाऊंगा। तो सन्यासी बोलता है ठीक है मुझे 50,000 रुपए दे दो, तो मुझे ये जो अकाल पड़ा है इससे लोग उबर जाएंगे। तो राजा ने 50,000 रुपए सन्यासी को दे दिए। तो उसके बाद अगले दिन अखबार में खबर छपती है, मतलब लोगों में खबर ये फैलती है कि हमारे राजा कर्ण जैसे ही दानी है। तो यहाँ पे क्या होता है? इस पाठ का नाम क्या होता है? दान का हिसाब। ये पोएम है कौन। ठीक है, कौन तो पूछते हैं कौन, ये एक टाइटल है। तो इसमें 4-5 लाइन की पोएम है, मतलब कि 4-4 पैराग्राफ में दी गई हुई है। तो अगर आपको देखे बटन कुतरे, स्याही बिखरे, अनाज चट कर जाए, मिठाई दोना खाली हो जाए मिठाई का, और तस्वीर के 2 टुकड़े हो जाए, रस्सी काट जाए, चप्पल कुतर जाए, जूता कुतर जाए, जिल्द काट जाए ना, पोथी पन्ने जो बिखर जाए। अब देखिए ये जो मैं बोल रही हूँ ना, इसको फटाफट अंडरलाइन करते जाइए और आप इसको बस लिखते जाइए, अपने दिमाग में से छप जाएगा। ठीक है, और जो छन्ने उठा ले जाए, कागज कुतर दे, रद्दी घर भर। तो इन सब के जो गड़बड़ रात भर आपको सब नहीं याद करना, सब ये देखिए छोटा छोटा याद करना है। दोना खाली और मिठाई, दोना किसका खाली? मिठाई का। तस्वीर कौन का? तस्वीर कटी। तो ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये आप दिमाग में रख लीजिए कि इसका अगर पूछेगा कि इस तरह की चीजें किस पार्ट में हो रही हैं, या ये जो 4 लाइनें कौन से पार्ट से लिखी है, तो आप बोलेंगे कौन। जो स्वतंत्रता की और कहानी है ना, बहुत ही अच्छी कहानी है। एक छोटा सा बालक होता है जिसका नाम धनी होता है, वो 9 साल का बालक होता है, और उसकी एक बकरी होती है, उस बकरी का नाम बिन्नी होता है। ये जो बालक होता है ना, ये बिन्नी का बहुत ख्याल रखता है, इसको चराता है, इसको खिलाता है पिलाता है, और बिन्नी इसी के हाथ से खाना खाती है। ठीक है, और ये बालक अपने माता पिता और चाचा और अपने फैमिली के साथ साबरमती आश्रम में रहता है, जहाँ गांधी जी रहते हैं। ठीक है, उस टाइम गांधी जी के समय की बात है। ठीक है, तो गांधी जी के पास सब लोग क्या करने आते हैं? चरखों खादी का सूत बनाने, काटने और भजन बातें जो गांधी जी बोलते हैं वो सब सुनने आते हैं। ठीक है, तो गांधी जी इस टाइम सत्याग्रह पर जाने वाले होते हैं, मतलब कि
गांधी जी वो जो होता है नहीं नमक दांडी यात्रा का, तो वहाँ पे जाने वाले होते हैं। तो इस बालक को पता चलता है, तो ये जो है अपनी अम्मा के पास जाता है। इसकी अम्मा खाना पकाती होती है, तो बोलता है कि अम्मा मुझे भी जाना है। तो बोला कि नहीं, अम्मा उसकी डांट देती है, बोलती है नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम बहुत छोटे हो। तो फिर दौड़ते दौड़ते चाचा के पास जाते हैं। चाचा क्या करते रहते हैं, चाचा आलू खोदते रहते हैं। देखिए वो जो आश्रम है ना, आश्रम में सब लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, सबका अपना कुछ ना कुछ काम रहता है। तो चाचा क्या करते रहते हैं, आलू खोदते रहते हैं। तो चाचा से बोलते हैं चाचा जी मैं भी जाऊँगा इस यात्रा में। तो चाचा बोलते हैं कि तुम बहुत छोटे हो, पहले हटो यहाँ से, पहले जो है बिन्नी को हटाओ, बिन्नी जो है मेरा पालक खा रही है। तो बिन्नी को हटाता है, बोलता है कि चाचा जी प्लीज़ मुझे भी ले जाओ, मतलब मुझे भी ले चलो। तो चाचा मना कर देते हैं कि नहीं तुम बहुत छोटे हो, तुम जो है। तो वो बोलता है कि नहीं मैं छोटा तो हूँ पर मैं दौड़ तो सकता हूँ। तो फिर उसके बाद जो है फिर वो बोलते हैं कि गांधी जी से पूछ लो। तो जब गांधी जी बहुत व्यस्त रहते हैं ना, तो गांधी जी अकेले मिलते नहीं। गांधी जी को सुबह से शाम तक ये ताड़ता रहता है, मतलब देखता रहता है कि हाँ बस अब गांधी जी मिले। तो गांधी जी उसको बुलाते हैं कि तुम सुबह से शाम तक मेरा पीछा कर रहे थे, बताओ क्या बात है। तो वो गांधी जी से बोलता है कि गांधी जी जो है मुझे भी आपके साथ नमक सत्याग्रह में चलना है। तो बोलते हैं कि तुम तो बहुत छोटे हो। तो बोले कि आप और मेरे साथ सिर्फ नौजवान जा सकते हैं। तो बोलते हैं कि आप भी तो नौजवान नहीं हो। तो बोलते हैं कि ठीक है मैं तो नौजवान नहीं हूँ, तो मैं लौट के आऊँगा, काफ़ी थक जाऊँगा, तो मुझे ताकत चाहिए होगा ना। तो ये जो तुम्हारी बिन्नी है ना, तो इसका दूध पी के तुम्हें ताकत होगा। अगर तुम कुछ चले जाओगे तो बिन्नी का ख्याल कौन रखेगा। तो जो ये धनी रहता है, धनी नाम का जो बालक रहता है, वो मान जाता है। वो कहते हैं ठीक है आप जाओ और मैं बिन्नी का ख्याल रखूँगा, मैं आपका वेट करूँगा। बस इतनी सी कहानी रहती है। और इस कहानी का नाम रहता है कि स्वतंत्रता की ओर। थप्पड़ में क्या होता है, बच्चे कुछ नाटक करते हैं स्टेज पे, ठीक है। और इसमें कुछ बच्चे रहते हैं, आप इनका नाम नोट कर लीजिए, नाम पूछ सकते हैं। मुन्नी, नीना, चुन्नू, टिंकू, सरला, तरला, ठीक है, और एक बिल्ली। तो ये सारी पात्र के नेम रहते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मुन्नी जो है ये क्या करते हैं, ये लोग अलग अलग मतलब कुछ ऐसे नाटक करते हैं। क्या नाटक करते हैं, मुन्नी कहती है कि जो है चुन्नू और टिंकू जाओ बाजार से सब्जी लेने का काम करो। और तो नीना कहती है नहीं चुन्नू टिंकू दाल बनाएंगे। तो फिर उसके बाद मुन्नी कहती है कि अरे इनको तो दाल क्या, इनको तो आग भी जलाने नहीं आता। तब तक चुन्नू और टिंकू कहते हैं कि जो है आग कैसे नहीं जलाना आता, हम तो आग जला लेंगे। फिर उसके बाद सरला को काम मिला होता है दही से मट्ठा बनाने का, और तरला बोलती है कि मैं आप लोगों के साथ रोटी बनाऊंगी। फिर क्या होता है कि जो है चिन्नू और टिंकू जो है सब्जी ले आते हैं, ले आने के बाद फिर मुन्नी कहती है चलो दाल बनाओ। तो चुन्नू जो और टिंकू ये दोनों लोग दाल बनाने लगते हैं। फिर क्या होता है, एक जन का हाथ जल जाता है और एक जन की हालत खराब हो जाती है। तो फिर ये दोनों लड़कियां लोग आती हैं, मुन्नी और नीना ये लोग आती हैं, सरला लोग ये क्या करती हैं, रोटी बनाने लगती हैं और गाना गाती हैं। गाना क्या गाती हैं, थप्पड़ रोटी थप्प दाल खाने वाले हो तैयार, ठीक है, याद कर लेना, थप्पड़ रोटी थप्प दाल खाने वाले हो तैयार। तो इस तरह से बनाती हैं, रोटियां बनाती हैं और उसके बाद ये सब खा पी करके ये लोग सो जाते हैं। सरला क्या करती रहती है, दही का मट्ठा बनाई रहती है, मक्खन बनाई रहती है, उसको टांग देती है। तो रात में जब सब लोग सो जाते हैं ना, तो बिल्ली आती है। बिल्ली क्या करती है, बिल्ली रोटी खा लेती है, फिर मक्खन खा लेती है, मक्खन सब चट कर जाती है। फिर जब सुबह उठते हैं ना, तो सब लोग कहती हैं कि अरे ये सब हमारा रोटी और मक्खन ये सब कौन खाया। तब तक पता चला कि बिल्ली ने खाया। तो बिल्ली को सब लोग दौड़ा लेते हैं। तो बिल्ली बोलती है कि मैं फिर आऊंगी रात में खाने के लिए, ठीक है। तो यही एक कहानी थी, थप्पड़ रोटी थप्पड़ दाल। फिर पर्दा गिर जाता है, बच्चे चले जाते हैं। नेट है पढ़ाकू की सूझ। पढ़ाकू की सूझ एक कविता है और इसमें बस दो लाइन लिखी हुई है। तो इसमें एक लोग पढ़ाकू रहते हैं, बहुत तर्कशास्त्री रहते हैं, ठीक है। और एक बैल रहता है, वो कोल्हू के आसपास किनारे किनारे ऐसे घूमता रहता है। तो ये जो पढ़ाकू हैं वो सोचते हैं कि ये कोल्हू का बैल कैसे अपने आप ही घूम रहा है। तो ये बैल के मालिक के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि ये घूमता है, कैसे आपको पता चलता है। तो बैल का मालिक बोलता है कि ये घूमता है और इसके गर्दन में घंटी बजी है, गर्दन की घंटी हिलती रहती है, तो मुझे पता चलता है कि ये मेरा बैल ऐसे घूम रहा है और गर्दन की घंटी बंद हो जाएगी तो जो है मैं जान जाऊँगा कि ये घूम नहीं रहा है। तो ये जो पढ़क्कू रहता है ना, पढ़क्कू ये जो है बोलता है कि अगर ये बैल खड़ा होकर के गर्दन सिर्फ हिलाए तब। तो ये मालिक क्या बोलता है, कहता है कि तुम पागल हो, ठीक है। ये तो मालिक क्या बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से, ये हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मालिक बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से और यहाँ पे अपना ज्ञान मत फैलाओ, ये सब केवल मायामोह है, ठीक है। तो क्या बैल तेल और किसकी बात, पढ़क्कू की बात, मतलब कि बैल नहीं घूमेगा तुम्हारा तेल नहीं निकलेगा, तो तुमको कैसे पता चलेगा। तो ये सब किस में होता है, पढ़क्कू की सूझ में होता है। की पहिया कुर्सी नामक एक कहानी है, जिसमें एक छोटी सी लड़की 7 बजे उठती है। तो उसका नाम सुनीता होता है। वो बहुत खुश होती है कि आज उसे बाजार अकेले जाना है। तो वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ बाजार से क्या क्या ले आना है। तो माँ उसको बोलती है कि 1 किलो चीनी लेते आना। तो वो बाहर निकलती है। उस दिन छुट्टी का टाइम था, तो बच्चे खेलते रहते हैं। तो वो देखती है कि एक लड़की अपनी माँ के साथ वापस जा रही है और एक छोटा सा लड़का है जिसको सब लोग छोटू छोटू करके चढ़ा रहे हैं। तो वो लड़की उसको दोबारा कहाँ पे मिलती है, दोबारा कपड़ों की दुकान पे मिलती है। तो वो लड़की पूछ लेती है सुनीता से कि सुनीता, मतलब उसको तो नाम नहीं पता, सॉरी, वो लड़की से पूछ लेती है सुनीता से कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है। तो वो लड़की को सुनीता बताने ही जा रही थी कि मेरे पास, ऐसे बोली। और तब तक उसकी माँ ने, उस लड़की की माँ ने बोला कि फारिदा जो है इस तरह से नहीं बोलते। तो उस लड़की को डांट दिया। तो इस बात को सुनीता को बहुत अजीब सा लगा। तो जब सुनीता घर से बाहर निकली थी ना, तो उसको सब लोग, कुछ लोग हंस रहे थे देख करके। तो उसको भी सुनीता को अजीब सा लग रहा था कि ये लोग मुझे हंस के, पहले तो खुशी हुई, फिर बाद में उसको अजीब सा लगने लगा कि ये लोग मुझे देख देख के हंस क्यों रहे हैं। फिर ऐसे सुनीता चलती गई, जाती गई। तो चीनी की दुकान पे पहुंचने वाली थी। तो वहाँ थोड़ा सा ऐसे सीढ़ी जैसे था। तो वहाँ पे छोटू था। छोटू ने उसकी मदद की। छोटू ने उसको व्हील चेयर के सहारे ही उसको दुकान तक पहुंचाया। तब तक उन दोनों में बात होती है कि वो सुनीता बोलती है कि हम भी तो दूसरे बच्चों की तरह हैं। तो छोटू बोलता है नहीं, हम लोग दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। तो सुनीता कहती है कैसे। तो छोटू कहते हैं कि देखो मुझे सब लोग छोटू छोटू कह के बुलाते हैं, जबकि मेरा नाम अमित है और तुम बीच इस पे बैठी हो, इसलिए तुम्हें ऐसे सब लोग देख रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि तब तक दुकानदार चीनी जो है सुनीता के गोद में डाल देता है। तो
सुनीता को गुस्सा आती है कि जो है क्या मैं अपने हाथ से चीनी नहीं ले सकती थी, मेरे गोद में डाल दिया इन्होंने। फिर उसके बाद दोनों छोटू और सुनीता दोनों वापस घर को जाने लगते हैं। तब तक फिर और लोग भी उसे घूरने लगते हैं। तो फिर उनको छोटू को और उस लड़की को ये मतलब उसको थोड़ा अजीब नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अपनी ये था ना कि अपना कुछ डिसेबिलिटीपन था, उसको अपना छोटापन था, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। और लौटते टाइम वो फारिदा जो लड़की थी ना वो भी मिली थी। तो इस टाइम सब लोग उसी तरह से उसी निगाह से अजीब से देख रहे थे, पर इस टाइम उन दोनों को कोई ऐसा नहीं हुआ। वो दोनों अपना सड़क पार करते हुए वो सुनीता को उधर सड़क पार करा दिया। बस इतनी सी कहानी थी, आगे कुछ भी नहीं था। यूनिट 13 है, इसमें एक इस टॉपिक का नाम है, इस कहानी का नाम है हुदहुद। तो इसमें बताया गया है हुदहुद को कलगी कैसे मिली। कलगी क्या होता है ना, सिर पे ये जो मुकुट टाइप का होता है, इसे कलगी कैसे मिली। तो सुले नाम के एक बादशाह होते हैं, वो जो है आसमान में उड़ते रहते हैं उड़न खटोली लेकर के। फिर उन्हें बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी का मौसम होता है, तो उन्हें बहुत गर्मी लगती है। तो उन्हें रास्ते में गिद्ध मिलते हैं, तो गिद्ध से बोलते हैं, गिद्ध मुझे थोड़ा अपने पंख फैला करके छाया दे दो। तो गिद्ध मना कर देता है। गिद्ध कहते हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे तो पंख भी मेरे सिर तक नहीं पहुंचते। तो फिर उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद हुदहुद के मुखिया मिले। ठीक है, हुदहुद एक पक्षी है, तो हुदहुद के मुखिया मिले। तो मुखिया ने क्या, मुखिया से मदद मांगा, तो मुखिया ने सारे हुदहुदों को बुला लिया और बादशाह को सुलेमान को छाया दे दी। फिर उसके बाद सुलेमान खुश हो गए। सुलेमान बोले कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो हुदहुद ने कहा कि ठीक है रुको, मैं अपने सारे समूह से सब लोगों से पूछना हूँ कि सबको क्या चाहिए। तो ये बोलते हैं कि मुझे सिर पर सोने की कलगी चाहिए। ठीक है, वो बोलते हैं कि मुझे सिर पर सोने की कलगी चाहिए। तो वो बादशाह खुश हो जाते हैं। बादशाह बोलते हैं कि ठीक है, सोने की कलगी तुम सोच लो, सोने की कलगी लोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बोलते नहीं, हमने सोच लिया है, सारी हुदहुदों ने सोच लिया, आप सोने की कलगी दे दो। तो वो सिर पे सोने की कलगी लगी मिली। तो इसकी वजह से इंसान क्या करने लगे, हुदहुद को मारने लगे। तो फिर ये जो हुदहुद के जो मुखिया थे ना, ये बहुत परेशान हो गए। ये फिर दौड़ के आए बादशाह के पास, सुलेमान के पास। ये बोले कि अरे नहीं, मुझे सोने की मत दो, मुझे सिर का ताज दो जो सुंदर परों जैसा हो, पंखों जैसा हो। ठीक है, तो वो नॉर्मल सिर का ऐसे ताज देते थे। अब ये देखिए, ये आपका हुदहुद पक्षी है। अब इसकी यहाँ पे कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि इसके पंख काले होते हैं पर सफेद धारियां होती हैं। गर्दन किस कलर की होती है, गर्दन अब देखिए, ये जो मैं बता रही हूँ ना, इसको आप या तो नोट कर लीजिए या तो आप सुनते जाइएगा। गर्दन बादामी कलर की होती है और चोटी भी बादामी कलर की होती है, चोटी इनकी। और सिर किस कलर का होता है, काला कलर का। चोंच कैसी होती है, पतली लंबी और टीकी होती है। जैसे नेल कटर होता है ना, नहरनी बोलते हैं ना, नहरनी। तो नेल कटर नहरनी जो होता है उसी की तरह इनकी चोंच होती है। और ये कीड़े मकोड़े को जमीन से खींच लेते हैं। और इसके जो नाम होते हैं ना, वो अलग अलग तरह के होते हैं। कहीं पे इसको हजामिन चिड़िया कहते हैं, कहीं पे इसको हुक कहते हैं, क्योंकि ये जमीन पे 3 बार हुक करके अपनी टोंट से मारती है ना, अपनी चोट से। और कहीं पे इसको पादू बया बोलते हैं, कहीं पे इसको शाह सुलेमान बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हुपाऊ बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इसके सारे नाम दिए गए हैं, आप रीड भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी डाउनलोड करके अभी देखिए, रीड करने का टाइम नहीं है, इसी वजह से मैं आपको ये वीडियो सेंड कर दे रही हूँ। अब देखिए ये क्या करते हैं, 3 से 10 अंडे देते हैं। और जो मादा होती है ना, वो उस अंडे पे तब तक बैठती है जब तक उसमें से बच्चे ना निकल जाए। और नर क्या करते हैं, तब तक के लिए भोजन ले आता है। और ये दोनों ना घर की सफाई नहीं करते, अपने घोंसले की सफाई नहीं करते। हाँ, ये जो है पालतू नहीं होते और इनकी बोली मीठी नहीं होती, ये भी इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ हुदहुद की विशेषताएं बस इस पार्ट में इतनी थी। अगर आपको पूछ लेना सेंटेंस में, स्टेटमेंट में कि हुदहुद की क्या विशेषताएं क्या नहीं है, तो आप यहाँ से उसको मतलब अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं इतने कम टाइम में। ये मुफ्त ये एक गुजराती लोक कथा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक लोग गीजू भाई रहते हैं। वैसे गुजरात में अक्सर भाई करके होता है, और स्त्रियों में बेन लगा करके नाम होता है। तो गीजू भाई थे और उनकी पत्नी का नाम लाभूबेन था। तो इसमें क्या था, गीजू भाई को ताज़ा मुलायम नारियल कसा हुआ शक्कर मिला हुआ इनको खाने का मन हुआ गीजू भाई को। ठीक है, तो ये जो अपनी पत्नी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे खाना है नारियल ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर में मिला हुआ। तो पत्नी बोलती है नारियल तो घर में है नहीं, तुमको खरीदना पड़ेगा। तो गीजू भाई थे बड़े कंजूस, जाकर के बरगद के नीचे बैठ गए। बरगद के नीचे बैठे और सोचने लगे कि अरे यार क्या करें। कुछ देर बाद सोचने के बाद सोचे अब तो खरीदना ही पड़ेगा। जाके पत्नी से बोलते हैं ठीक है रुको, मैं बाजार में देख के आता हूँ, भाव पता करके आता हूँ कितना है। तो नारियल वाले के पास जाते हैं। नारियल वाले के पास जाते हैं तो नारियल वाले से बोलते हैं कि कितने के हैं। तो नारियल वाले बोलता है 2 रुपए के हैं गीजू भाई। तो गीजू भाई आता है, भीखू भाई। तो भीखू भाई, अगर मैंने गीजू भाई कहीं भी बोल दिया हो ना, तो आप उसको भीखू भाई समझना, क्योंकि गीजू भाई आपको पता ही है ना कि सीडीपी में मेन है। तो भीखू भाई क्या करते हैं कि नारियल वाले से 2 रुपये कहते हैं कि नहीं तुम मुझे 1 रुपये में दो। तो नारियल वाला कहता है अरे बगल में मंडी है, उधर ही चले जाओ, मंडी में से ले लो, 1 रुपये में मिल जाएगा। तो अब गीजू भाई जो है भीखू भाई जो है मंडी में जाते हैं 1 रुपये के लिए कि वहाँ 1 रुपये में मिलेगा। तो मंडी में जाते हैं, तो पहुँच जाते हैं। फिर मंडी वाले से कहते हैं कि यार तो मंडी वाला कहता है 1 रुपये में है, ले लो नारियल। तो भीखू भाई कहते हैं कि यार हम इतनी मेहनत करके आए हैं तो मुझे 50 पैसे में दो। तो मंडी वाला गुस्सा जाता है, कहता है रख दो नारियल, जाओ बंदरगाह वहाँ से ले लो। तो भीखू भाई बहुत ही ज़्यादा कंजूस रहते हैं। वो जाते हैं बंदर वाले के पास और बोलते हैं कि ठीक है अब मुझे नारियल दे दो। पर वो सोचते हैं कि अब 50 पैसे में क्यों, मैं तो बहुत मेहनत करके आया हूँ, तो 25 पैसे में मुझे चाहिए। तो बंदरगाह पे जो नाव वाला रहता है उसे 25 पैसे में मांगते हैं। नाव वाला भड़क देता है, कहते नहीं मैं 50 पैसे में दूंगा। तो नाव वाले से कहते हैं कि अगर 25 पैसे में चाहिए तो जाओ बगीचे में जाओ। तो बगीचे में माली रहते हैं, तो माली के पास जाते हैं, कहते हैं कि सुनो मुझे मुफ्त में दे दो। तो क्योंकि मैं तो पैदल आया हूँ, वो तो बहुत मेहनत करके आया हूँ। तो माली कहता है अगर मुफ्त में लेने हैं ना तो जाके पेड़ पे चढ़ जाओ, और जब पेड़ पे जब चढ़ जाओगे तो वहाँ से अपने आप ही तोड़ लेना। तो वो पेड़ पे चढ़ता है तो क्या होता है कि उसका पैर फिसल जाता है तो वो एक नारियल लेकर के गिरने लगता है।
तब तक वहाँ से एक ऊँट पे सवार एक लोग जाते हैं, तो वो मदद मांगने लगते हैं कि अरे मैं तो गिरने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे कोई बचा लो, प्लीज़ मुझे कोई बचा लो। तो ऊँट वाला जो है सोचता है कि चलो बचा ही लेते हैं। तो ऊँट वाला जाता है बचाने, तो भीखू भाई को तो पकड़ता है, जैसे ही नीचे से ऊँट वाले से पकड़ते हैं ऊँट पे खड़े होकर के, तो वैसे ही ऊँट क्या करता है, लालच में आ जाता है, ऊँट जो है पत्ता खाने लगता है। तो ऊँट थोड़ा खिसक जाता है, पत्ता खाने लगता है, नारियल का पत्ता, हरे हरे पत्ता। तो अब क्या होता है कि अब ये जो ऊँट वाला था ना वो भी उस पर लटक जाता है, गीजू भाई को पकड़ के पैर पकड़ के। अब गीजू भाई का पैर पकड़ के लटक जाता है। तो फिर अब वो दोनों चिल्लाने लगते हैं कि मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। तो घोड़े वाला आता है, तो घोड़े वाले सोचते चलो मदद कर लेते हैं। घोड़ा भी वैसे ही करता है। घोड़ा भी क्या करता है कि घोड़ा भी पत्ता खाने के लालच में पड़ जाता है, घोड़ा भी पत्ता खाने लगता है। फिर उसके बाद जब घोड़ा भी सरक जाता है तो घोड़े वाला जो है उस ऊँट वाले को पकड़ लेता है। तो अब तीनों लोग लटके हुए हैं आपस में, और उसके बाद घोड़ा वाला कहता है कि अरे भाई भीखू भाई छोड़ना मत, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, बिल्कुल पकड़ के रखना नारियल। तो ऊँट वाला बोलता है अरे मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा, बिल्कुल नारियल पकड़ के रखना। तो अब भीखू भाई थे लालची, वो एकदम गदगद हो गए, अरे वाह मुझे तो 300 रुपये मिलने वाले। वो खुशी के मारे हाथ खोल दिया अपना, उनको पता ही नहीं चला कब उनका हाथ फैल गया। तो गिरे धड़ाम से तीनों, और तीनों गिरे धड़ाम से। उसके बाद भीखू भाई के ऊपर एक नारियल फ्री में गिरा धड़ाम से। बस यही इसकी इतनी कहानी थी, और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। अगर आपके पास कभी टाइम हो ना तो पढ़ के जाना, ठीक है। बस इसमें आप पात्र याद कर लो। पात्र याद कौन था, भीखू भाई थे, नारियल वाला था, मंडी और बंदरगाह के नाव वाले थे, बगीचे थे, माली थे, ऊँट था, घोड़ा था, ठीक है। तो बस इसी तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक करना, और जिनका भी एग्जाम है ना उनके लिए ऑल द बेस्ट, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि बहुत सारे लोगों बच्चों को इसका बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।